अच्छा, सबसे पहले टर्म्स यूज्ड इन IAS 16, वो पुरानी टर्म्स है, बस थोड़ा सा अंदाज चेंज कर देते हैं। सबसे पहले चले आप खामोश हो जाएं, कॉस्ट का जिक्र होता है जी। IAS 16 के अंदर कॉस्ट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कॉस्ट क्या चीज है कि जब कोई चीज एसेट खरीदते हैं और उसके अंदर कुछ और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऐड हो जाती है। वैसे तो कॉस्ट की डेफिनेशन कुछ और है, कॉस्ट इज एन अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन। बट कॉस्ट की अगर अमाउंट की बात की जाए, बस काशिफ अब कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे तो कॉस्ट में वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस भी ऐड होते हैं, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड हो जाते हैं, रिफंडेबल इग्नोर हो जाते हैं, वो सारी बातें। कॉस्ट के बाद जुड़ी हुई जो चीज है वो है रेजिडुअल वैल्यू। और रेजिडुअल वैल्यू के साथ जुड़ी हुई चीज है यूजफुल लाइफ। और यूजफुल लाइफ से जुड़ जाती है चीज इकोनॉमिक लाइफ। अब अगर हम यूजफुल लाइफ की बात करें तो यूजफुल लाइफ ऐसी लाइफ को कहते हैं कोई भी एक सिंगल एंटिटी जितनी देर के लिए कोई एसेट इस्तेमाल करेगी या जितना इस्तेमाल करेगी। दो बातें हो गई, कितनी देर के लिए इस्तेमाल करेगी या जितना इस्तेमाल करेगी। इसका दो मतलब क्या है, जितनी देर के लिए इस्तेमाल करेगी वो तो हो गया ईयर्स को शो कर रहा है, कितने साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल, अगर एक एंटिटी एक एसेट इस्तेमाल कर रही है वो उसकी यूजफुल लाइफ है। दूसरा, उसके यूनिट्स भी बताए जा सकते हैं, आउटपुट भी बताई जा सकती है। मतलब एक एंटिटी चाहती है कि वो इससे 500 यूनिट्स बनाएगी तो 5 लाख यूनिट उसकी लाइफ है। तो लाइफ जरूरी नहीं है कि सिर्फ टाइम फॉर्म में हो, लाइफ आउटपुट फॉर्म में भी हो सकती है, लाइफ नंबर ऑफ आवर्स फॉर्म में भी हो सकती है कि वो 1 लाख घंटा इस्तेमाल करेंगे तो चाहे एक दिन में 24 घंटे इस्तेमाल कर ले या एक दिन में 10 घंटे इस्तेमाल कर ले, डिपेंड करता है उसके यूजेज के ऊपर। अगर कोई गाड़ी या व्हीकल है वो किलोमीटर पर भी बेस करवा सकता है, इतने 1000 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी तो मैं रिप्लेस कर दूंगा या बस इतने 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाऊंगा। तो लाइफ क्या है, यूज। वो टाइम के लिहाज से भी हो सकता है और यूनिट के लिहाज से भी हो सकता है। एक एंटिटी जितनी देर या जितने यूनिट या जितने घंटे इस्तेमाल कर लेगी उसे उसकी यूजफुल लाइफ कहते हैं। अब सारी एंटिटीज, सारी ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी एक एसेट को इस्तेमाल करती हैं तो वो उसकी इकोनॉमिक लाइफ बन जाती है। तो इकोनॉमिक लाइफ बेसिकली टोटल लाइफ ऑफ द एसेट, जब तक कि वो खत्म नहीं हो जाता, जब तक कि वो स्क्रैप नहीं हो जाता, जब तक कि उसका बेनिफिट खत्म नहीं हो जाता। चाहे अब अज्यूम करते हैं कि 3 एंटिटीज हैं, ए, बी और सी। ए ने एक चीज इस्तेमाल की 5 साल, उसने इस्तेमाल करके बी को सेल कर दी, बी ने उसको 3 साल इस्तेमाल किया। अब इसने सेल कर दी सी को, सी ने 2 साल इस्तेमाल किया और उसके बाद वो काबिल इस्तेमाल ही नहीं रही। तो 5 साल है ए के लिए यूजफुल लाइफ, 3 साल भी यूजफुल लाइफ है बी के लिए और 2 साल भी यूजफुल लाइफ है सी के लिए। बट अगर कोई इकोनॉमिक लाइफ आपसे पूछे तो वो इसकी 10 साल है। इसी तरह यूनिट का हाल है कि अगर ए ने कितने यूनिट बनाए, बी ने बनाए, सी ने बनाए, टोटल यूनिट इकोनॉमिक लाइफ और हर एक के यूनिट यूजफुल लाइफ। अब डेफिनेशन आपकी पूछनी नहीं आएगी, एमसीक्यूज में भी नहीं आएगी, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। उसके बाद रेजिडुअल वैल्यू,
एक एंटिटी जितने साल इस्तेमाल कर लेगी उसके बाद जो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है वो उसकी रेजिडुअल वैल्यू। अब हम डेफिनेशन वो नहीं बताएंगे कि जी करंट ईयर वाला सारा कुछ, वो सारा कॉन्सेप्ट बस दिमाग में। सिंपल यूजफुल लाइफ के एंड पे हमारा एसेट कितने का बिक सकता है, दैट इज रेजिडुअल वैल्यू। बाकी इसकी वैल्यू एस्टिमेट कैसे करते हैं कि आज ही एस्टिमेट करते करते होते हैं कि अगर हमारा कोई एसेट अगर आज ही 5 साल पुराना हो तो वो किस वैल्यू पे बिक सकता है, लेनी करंट वैल्यू होती है। कॉस्ट हमें पहले पता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल अमाउंट डेप्रिशिएबल अमाउंट कहते हैं कि जिसको हमने डेप्रिशिएट करना, जिस वैल्यू को एक्सपेंस आउट करना है। एक्सपेंस आउट याद करें स्टैंडर्ड क्या कहता है, कहता है भाई साहब जितना खर्चा होगा उतना एक्सपेंस होगा, जितना खर्चा होगा उतना ही एक्सपेंस मिलेगा। चाहे तो आप अभी सारा एक्सपेंस में लिख दो, उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या ओवर द लाइफ जितने देर तक उसका बेनिफिट लोगे उतने देर तक एक्सपेंस में लिख दो, उसे क्या बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट का नाम भला क्या है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। अगर डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है, कॉस्ट माइनस, देखिए कॉस्ट हमारा एक्सपेंस है, रेजिडुअल वो वैल्यू है जो हमें वापस रिकवर हो जानी है, तो एक्सपेंस में फिर कितनी अमाउंट लिखें, डेप्रिशिएबल अमाउंट। इसको इसलिए डेप्रिशिएबल बोला जाता है क्योंकि इसको हमने डेप्रिशिएट करना होता है, मतलब अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को थोड़ा थोड़ा करके एक्सपेंस में लिखना होता है। क्या जितना हमारा एक्सपेंस है उससे ज्यादा एक्सपेंस लिखा जा सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। अक्सर लोग एक अज्यूम करते हैं, हमने एक 100 रुपए का एसेट खरीदा, इसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है वो क्या देते हैं, निल है, लाइफ इसकी कर देते हैं 5 साल। अब जरा एक कॉन्सेप्ट आपने बताना है, ये मैंने 5 साल तक इसको डेप्रिशिएट कर लिया लेकिन एसेट अच्छी हालत में, छठे साल भी इस्तेमाल हो रहा है। अब आपने मुझे बताया छठे साल भी इस्तेमाल हो रहा है एसेट, ऐसा हो सकता है आपने गाड़ी खरीदी है, गाड़ी की लाइफ आपने 5 साल तक डेप्रिशिएट कर दी, अब छठे 7वें साल भी वो एसेट आपके पास मौजूद है, क्या आप उसकी डेप्रिसिएशन लिखोगे या नहीं, इस्तेमाल हो रहा है, बेनिफिट दे रहा है, क्योंकि एक्सपेंस तो आप सारा लिख चुके हो। अब एक्सपेंस क्या कोई ऐसा एक्सपेंस लिख सकते हो जो हुआ ही नहीं, मतलब आपने इसको 5 में डिवाइड किया होगा, आपका 20 आ गया होगा। अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो 20 आपने 5 साल तक डेप्रिसिएशन लिख ली, 100 रुपए एक्सपेंस में लिख दिया। अगर आप छठे साल 20 रुपए लिखोगे, इन केस एफडीआर कहेगा ये कौन सा 20 रुपए लिखा, हम कहेंगे वो 100 रुपए का एसेट खरीदा तो उसकी डेप्रिसिएशन है, कहता है वो तो 5 साल पूरे हो चुके हैं, 100 रुपए आप लिख चुके हो, ये 20 रुपए जो आप लिख रहे हो ये तो खर्चा हुआ ही नहीं, तो आप डेप्रिसिएशन किस बात की मांग रहे हो। तो फुली डेप्रिशिएटेड एसेट कभी भी दोबारा डेप्रिशिएट नहीं होता, एक दफा हमारे बेनिफिट में जाएगा, वो तो इनकम है हमारी, और वो जो बेनिफिट है ना वो इनडायरेक्टली देता भी नहीं है, डायरेक्टली देता भी नहीं, इनडायरेक्टली दे देता है, वो जो यूनिट्स बना रहा होता है या किसी चीज के काम आ रहा होता है। ठीक होगी बात। अब तो डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल। फिर उसके बाद हम चले जाते हैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, वही पुराने मेथड्स हैं हमारे सिलेबस में, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। पहला मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तीसरा सम ऑफ डिजिट्स मेथड। अभी भी ये जब भी पेपर में आएगा, अगर आता है तो ये एमसीक्यूज में ही आएगा सम ऑफ डिजिट्स, अभी तक वैसे ये पेपर में रेगुलर क्वेश्चन नहीं आया।
नंबर 4 आउटपुट कह लें, प्रोडक्शन कह लें, यूजेज कह लें, जो मर्जी नाम इसका दे दें। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि आज इसको एंड कर दें नए तरीके से भी। एक तो पुराना तरीका आपने पढ़ा है ना, नए तरीके से भी हम खत्म कर देंगे और कॉन्सेप्ट के साथ सीखना है। ठीक है, दिमाग से अब सब कुछ निकाल दो, अब लाहौर आ गए हो आप लोग। ठीक है, जो भी दिमाग में फतूर था वो खत्म। क्योंकि अगर आप अभी भी वो रहे ना तो वो ये 2 दिन और 4-5 दिन फिर भी वही पिछली यादें नहीं रखनी, पिछली यादें अब गई। कौन से लेक्चर में? हाँ वही था, वही नया था। ग्रुप में मैंने भेज दिया था, मैंने कि पता नहीं ऐसे ही ग्रुप में आ गया, मेरा प्लान नहीं था भेजने का। लिख कर वो ना गलती से लिखा गया सारा। मतलब आप सब लोगों ने लेक्चर ले लिया हुआ है, चले गुड, ये तो अच्छी बात है। आप लोगों को वैसे लेक्चर तो लेना चाहिए था। वैसे बंदा ना घर जाए ना, गांव वाले खास तौर पर, वहां पर शौक शौकी मारा करो कि हम बहुत पढ़ते हैं, ये देखो घर आए हैं फिर भी लेक्चर ले रहे हैं। और नजर ये नजर वाला जो सिस्टम है ना, ये चित्रालोजी की कमी होती है। वो बच्चा ना वो नंबर खुद नहीं लेता, पढ़ने का दिल वो कहता जी इसको नजर लगी है, बहुत पढ़ता था। मैं कहता हूं कि ये अंग्रेजों को नजर क्यों नहीं लगती? वो तो अलग है, पढ़ते भी शायद हमसे ज्यादा होंगे, लेकिन उनका पढ़ने का स्टाइल और है। हम तो बस वो किताब उठा ले तो ऐसी नजर लगती है कि अगले 3 दिन पढ़ते ही नहीं है। पता नहीं नजरें सिर्फ हमें ही देख रही होती किताब उठा ले। स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड का पुठा नाम तो आपको आता है ना, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। चले पहले तो सिंपल, आपके पास डेप्रिसिएशन का जो फार्मूला होता है, या तो आप लिखते हो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, या कॉस्ट माइनस मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ। अब अगर आप चाहो तो रेट फाइंड करके सिर्फ रेट चाहते हो तो रेट का फार्मूला होगा 1 यूजफुल लाइफ। और इसमें वो नहीं करना, वो जो एक और फार्मूला भी पड़ा था कॉस्ट माइनस रेजिडुअल, वो अब नहीं, अब सिर्फ डायरेक्ट 1 यूजफुल लाइफ। और अगर आप लोगों को लाइफ चाहिए, क्योंकि लाइफ की भी जरूरत पड़ेगी आपको, यूजफुल लाइफ चाहिए तो 1 रेट, तो लाइफ चाहिए तो 1 रेट, और रेट चाहिए तो 1 लाइफ। ठीक है। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन का मेन तरीका कार क्या होगा? आधा तरीका अभी पढ़ते हैं। आपने जब भी डेप्रिसिएशन लेनी है, प्रैक्टिकली सोचते हैं, जब भी डेप्रिसिएशन लेनी है, डेप्रिसिएशन हमेशा किसी साल की होगी, किसी एसेट की नहीं। क्या होगी? किसी साल की। तो कहेगा 2014 की डेप्रिसिएशन फाइंड करके दे दो, 2015 की डेप्रिसिएशन फाइंड कर दो, 2016 की। पहली बात क्या है? और ये सारी बातें ना ओके करो, दिमागी तौर पर ना दिमाग से सब कुछ निकालो। ठीक है ना, किसी का कोई मैसेज आना है या जाना है ना तो वो अभी कर ले, बाद में फिर नहीं। किसी का मोबाइल नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि पता चल रहा है। मोबाइल रखो एक दफा सारा साइड पे,
डेप्रिसिएशन जब भी फाइंड करेंगे किसकी फाइंड करेंगे, किसी साल की। चलो ओके 2025 की हम फाइंड करेंगे। अगर आपने इसमें तीन चीजें देखनी है। सबसे पहले देखना है वो तमाम एसेट्स जो 2025 से पहले खरीदे हुए हैं वो कितने, उसको हम बोलते हैं। पहले आपने ये देखना है क्या कोई ऐसे एसेट्स हैं जो 2025 से पहले के खरीदे हुए हैं, उसको ले और उसके साथ रेट को मल्टीप्लाई कर दे, आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी ब्रॉड ऑन की। अब देखिए सर ये तो अब खरीदे ही नहीं है, तो भाई इस्तेमाल तो हुए हैं ना, पहले के खरीदे हुए एसेट इस्तेमाल तो हुए हैं ना। क्या इस्तेमाल होना जरूरी है या अवेलेबल होना बस जरूरी है? अगर वो अवेलेबल भी है फिर भी डेप्रिशिएट होंगे, चाहे आपने इस्तेमाल किए भी नहीं, अवेलेबल फॉर यूज हैं, रेडी फॉर यूज पड़े हुए हैं, तब भी डेप्रिशिएट। पहली बात 2025 में किसी भी साल की डेप्रिसिएशन लेने का तरीका क्या क्या है, सिंपल देखना है पहले एसेट्स इस साल से पहले के खरीदे हुए और उसके बाद एडिशन। एडिशन क्या चीज है, इस साल कौन कौन से एसेट खरीदे, इस साल जितने भी एसेट खरीदे मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय M/12। ये M/12 क्या है बोला, मंथ ओवर 12। कितने महीनों तक आपके पास आए हैं, अक्टूबर में खरीदा तो 3 महीने, जुलाई में खरीदा तो 6 महीने, तो जितना टाइम फैक्टर लगेगा वो। तीसरा काम है डिस्पोजल, मतलब कोई एसेट जो बेच दिया है उसका क्या करना है वो बात। टोटल बातें 3 है और यही डेप्रिसिएशन जिस सबसे मुश्किल लोगों को यही लगती है, हालांकि सबसे ज्यादा आसान यही है। आपने सिंपल देखना क्या है, आप 2026-27 जिस किसी भी साल की डेप्रिसिएशन लेना चाह रहे हो, सबसे पहले देखें ब्रॉड ऑन क्या है, उसके बाद देखें कि इस साल कौन कौन से एसेट खरीदे और कब कब खरीदे, उनको डेप्रिशिएट कर ले। ब्रॉड ऑन के साथ टाइम फैक्टर नहीं लगेगा और एडिशन के साथ टाइम फैक्टर लगेगा अगर कम मंथ हैं तो, साल से कम टाइम है तो। ओके होगी बात। अब क्वेश्चन करते हैं। अगर हम एक क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास ब्रॉड ऑन है, ब्रॉड ऑन ऑफ प्लांट एट, यहां से शुरू कर लेना, वो जीरो से तो ना शुरू करें ना, पहले एक एसेट खरीदते हैं क्योंकि सबने पढ़ा ही हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं एक अच्छे थोड़ा सा एक मैनेजेबल क्वेश्चन से। ब्रॉड ऑन ऑफ प्लांट एट 1/1/2024 rupees 400,000 and accumulated depreciation at 1/1/2024 rupees 120,000. New plant purchased at 1/4/2024 rupees 300,000. Another plant purchased at 1/7/2025 rupees 200,000. Rate of depreciation 10% straight line method. Find depreciation and WDV या बुक कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू जो भी कह लो, फॉर द ईयर December 24, 31 December 25। काफी सारे ट्रिक आपको सिखाने हैं क्वेश्चंस के अंदर, इसलिए आप लोगों को मेंटली तौर पर बड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। यानी पढ़ना तो है ही, पढ़ने के साथ साथ एंजॉय भी करते हैं। तो एंजॉय तब भी होगा कि जब हम चैलेंज लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे।
एक से ज्यादा मेथड से हम कैलकुलेशन किया करेंगे ताकि रट्टा ना लगे जी। हमने 2 सालों की डेप्शन चाहिए हमें, 2024 और 2025। स्ट्रेट लाइन मेथड है और डेप्रिसिएशन लेने का तरीका कार क्या है, किसी भी साल अगर आपने डेप्रिसिएशन लेनी है तो ब्रॉड ऑन और एडिशन, मतलब जो पहले के पुराने एसेट उनकी डेप्रिसिएशन और जो इस साल खरीदे हैं उसकी डेप्रिसिएशन। तो चलते हैं पहले 2024 के साल की डेप्रिसिएशन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग देंगे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2024, हेडिंग दे ले WDV बुक वैल्यू को कहते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर 2020। सबसे पहले आपने ये देखना है मेरा ईयर का स्टार्ट क्या है, क्योंकि ब्रॉड ऑन स्टार्ट में देखा जाएगा। 1120 2020। सबसे पहले आप देखें क्या 1124 मतलब इससे पहले कोई एसेट्स आपके पास अवेलेबल हैं या नहीं। आपने देखा कि आपके पास ये वाले एसेट्स पड़े हुए 4 लाख है, कॉस्ट उनकी 4 लाख है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उनकी 1,20,000। तो सबसे पहले इसको डेप्रिशिएट करेंगे 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10% और इसके साथ टाइम फैक्टर नहीं लगेगा। कितना आ गया 40,000। फिर उसके बाद हमने देखना है किसको, एसेट्स को या साल को, साल। 2024 में कोई और एसेट खरीदा है या नहीं खरीदा है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन। तो ये हमारा था ब्रॉड ऑन, फिर आ गया एडिशन। एडिशन कब हुआ 1424 कितने का 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 9/12 कितना आ गया कितना 725 क्या 2024 में कोई और एसेट भी खरीदा है? हालांकि 2 लाख का भी एसेट खरीदा ही है, बट ये 2024 का नहीं। तो खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। ये आपके पास आ गया 62500, ये आपके पास इस साल की डेप्रिसिएशन आ गई। ठीक होगी बात। अब हम चलते हैं डेप्रिसिएशन फॉर 2020 जी 40 नहीं हो जाता है। चले 2025 में अब जरा सोचो, हर साल काम यही ही करना है। अगर आपने डेप्रिसिएशन लेनी है उसका तरीका यही है, पहले ब्रॉड ऑन उसको डेप्रिशिएट कर लो, फिर देखो कि उस साल कौन कौन से एसेट और कब कब खरीदे हैं बस। तो सबसे पहले तो ब्रॉड ऑन है 1120। अब बताओ जरा आपके पास 1125 को क्या अभी भी 4 लाख के एसेट थे? अब कितने हो गए 7 लाख।
4 लाख के ब्रॉडऑन में थे, 3 लाख पिछले साल और खरीदे, तो टोटल आपके पास एसेट कितने हो गए थे? 7 लाख के। अब आपके पास 2025 के स्टार्ट में 7 लाख के एसेट्स अवेलेबल है, तो 7 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10%, 70,000। फिर उसके बाद क्या करेंगे? एडिशन। एडिशन कब हुआ? 1725। तो बताए 2 लाख, 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, 10,000। और हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई 80,000। और जर्नल एंट्री भी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की पास होती है, मतलब 62500 की एंट्री पास होगी और फिर 80,000 की एंट्री पास। अब अगर आप कहेंगे सर क्या एसेट वाइज एंट्री भी पास कर सकते, जैसे हमने, याद रखें अगर आपके पास प्लांट है तो सारे प्लांट की वर्किंग ऐसे होगी। हाँ, प्लांट भी है, फर्नीचर भी है, तो फर्नीचर की वर्किंग अलग इसी तरह से, और प्लांट की वर्किंग अलग इसी तरह से। ऐसा नहीं करना शुरू कर देना कि प्लांट और व्हीकल को इकट्ठे डेप्रिशिएट करना शुरू कर देना, नहीं, एसेट वाइज करेंगे एक सिमिलर एसेट। हाँ, जितने भी प्लांट खरीदेंगे वो इसी तरह से चलेंगे, ब्रॉड ऑन और एडिशन। और तीसरा कॉन्सेप्ट या स्टेप क्या आना है हमारी जिंदगी में? डिस्पोजल का, कि अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई एसेट बेच दे, और मेरे ख्याल में वो आप कर भी सकते हो अगर मैं ना भी करूं। एक एसेट मैंने इस साल 3 महीने इस्तेमाल करके बेच दिया, तो क्या आप पूरे साल की डेप्शन लूंगा? 3 महीने की डेप्शन लूंगा। जो खरीदा है जितनी देर मेरे पास रहा उतना डेप्रिशिएट होना है, और बेचने वाले का भी साथ यही करना। तो एक और क्वेश्चन, अभी डिस्पोजल पे जाते नहीं है, एक क्वेश्चन इसका करके फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे पास ब्रॉड ऑन है, ब्रॉड ऑन ऑफ व्हीकल, बुक वैल्यू को बाद में देखते हैं, अभी एक काम कर लेना, बुक वैल्यू बड़ी आसान से होती है, वो तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो बुक वैल्यू फाइंड करने के लिए। अभी डेप्रिसिएशन फाइंड करना सीख ले, मेन जो कॉन्सेप्ट है। ब्रॉड ऑन ऑफ व्हीकल ₹600,000 and its total residual value is ₹60,000 at 1/1/2025. Accumulated depreciation at 1/1/2025 ₹240,000. New vehicle purchased at 1/7/25 ₹200,000 with 30,000 रेजिडुअल वैल्यू। एक और व्हीकल खरीदा एट 1/4/26 को ₹300,000 with 40,000 रेजिडुअल वैल्यू। एक और व्हीकल खरीदा एट 1/10/26 को ₹250,000 with 50,000 residual value. Rate of depreciation 10%, straight line method. Find depreciation for December
25 एंड दिसंबर 26। जल्दी से इन दोनों की, मुझे दोनों सालों की डेप्रिसिएशन फाइंड करके दे। डिजास्टर वाले कौन कौन है? चार। प्लान क्या है? पढ़ना कॉलेज में पढ़ना है, घर जगह पढ़ना है? अगर इधर पढ़ना है ना तो वो एक वो टाइम टेबल का थोड़ा सा देख रहे थे कि डाटा की क्लास आप 10 बजे रखवा लें तो फिर ये जो दरमियान में 2.5 घंटे है ना, वो इधर बैठ के प्रैक्टिस कर लिया करें, वो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा कि आपको वेट, वो नीयत भी खराब नहीं होगी कि क्लास के बाद बैठना है या नहीं बैठ। तकरीबन 2.5 घंटे तो बनेंगे ना दरमियान। हाँ 12 से दिन। वैसे आज वो आए थे कुछ बजे, क्योंकि वो आप लोग ही हो बस 4-5। हाँ एक और लड़की थी मेरे ख्याल में डाटा में, और एक आप, बस आप लोग थे। जम्बार के तो 4 पेपर है। बट सर से बात कर लेना एक दफा। हाँ कि अगर वो 10 बजे टाइम दे देते हैं ना तो पढ़ना भी है।
जाहिर सी बात है जितने एसेट्स हैं उनकी रेजिडुअल वैल्यू माइनस हो जाए, क्योंकि फार्मूला ये है ना, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। हो गया? मैथ कितना आ रहा है? पहले साल की डेफिनेशन कितनी आ रही है? पहले की आ रही है 62500 62500 और दूसरे की दूसरी की 95500 95500। बात आपकी कितनी आ रही है? 95500। मैथ यही है 95500। अवैस चलो देखते हैं। तरीकाकार वही है, तरीकाकार तो चेंज करना नहीं हमने। हमारे पास सबसे पहले हमने पकड़ना है ब्रॉड ऑन, ठीक है। साल क्या है? 2025 125, क्योंकि हमने लेना है ब्रॉड ऑन साल के स्टार्ट की डेट। आपके पास कितना ब्रॉड ऑन पड़ा हुआ है? 6 लाख। अब जहरी सी बात है, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हम रेजिडुअल वैल्यू माइनस करने के बाद ही डेप्रिसिएशन लेते हैं। उसने खुद ही इसकी डायरेक्शन बता दिया है 60 लाख। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 10%। अच्छा 10% मैं इसलिए रेट लेता हूं ताकि जल्दी डेफिनेट फाइंड हो जाए, ये नहीं कि ये फंडामेंटल है कोई। हाँ जी, तो कितना आ गया? 54,000। फिर क्या सोचना है, क्या 2025 में कोई एसेट खरीदा या बेचा है? अगर खरीदा या बेचा है तो उसको देख लेते हैं एडिशन। एडिशन की डेट क्या है? 1725। कितने का एडिशन है? 2 लाख माइनस 30,000, क्योंकि ये उसकी रेजिडुअल वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय 10%, मल्टीप्लाइड बाय 6/12। कितना? 8500। फिर उसके बाद कोई और एडिशन है 2025 में? खत्म। 62500। अब हम चलते हैं 2026 में। तरीका का चेंज नहीं करना, ब्रॉड ऑन 126। अब हमारे पास जो टोटल एसेट्स हैं वो 8 लाख के हैं। कितने हैं टोटल? 8 लाख के माइनस रेजिडुअल वैल्यू 90,000, क्योंकि जितने एसेट्स सबकी रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 10%। इसके साथ टाइम फैक्टर नहीं आता। 71,000। फिर हम बात करते हैं एडिशन की। एडिशन की डेट क्या है? 1426। कितने का? 3 लाख का एसेट माइनस 40,000 की रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 9/12। कितना? 19। हाँ जी, देखें फार्मूला क्या है? कॉस्ट। अब कॉस्ट मेरे पास 2025 में तो पुराने एसेट थे 6 लाख के, 2025 में 2 लाख का एक नया एसेट खरीदा, तो मेरे पास टोटल कितने हो गए? 8 लाख। अब उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू 6 लाख तो इनकी थी 60,000, जो 2 लाख इसके अंदर ऐड किया है उसकी रेजिडुअल वैल्यू भी तो 30,000 है। लास्ट वाले क्वेश्चन में रेजिडुअल वैल्यू थी नहीं। फार्मूला है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। अगर रेजिडुअल वैल्यू है ही नहीं तो फिर नहीं माइनस करेंगे, अगर है तो फिर सारी माइनस करेंगे। जितने एसेट्स की कॉस्ट इसके अंदर है ना, उन सब की रेजिडुअल वैल्यू माइनस होगी।
ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एक और एडिशन भी है 11026, वो कितने का है? 250,000 माइनस 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 3/12 पूरा पूरा 955। ओके होगी बात। अब यहां से पहले हम बात करते हैं बुक वैल्यू। वैसे तो एक लेजर से भी निकल आएगी बुक वैल्यू, और भी मेथड्स हैं, लेकिन हम हर तरह से फाइंड किया करेंगे क्योंकि ये आपका प्रोफेशन है, तो हमें हर तरह के जोड़ तोड़ आने चाहिए। बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड एवरेज, उसमें रेजिडुअल वैल्यू नहीं आती यार। तो जब मैं अगर यहां पर बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट फाइंड करना चाहूं एट दिसंबर 25 की, तो मैं देखूंगा दिसंबर तक मेरे पास कॉस्ट कितनी है, 8 लाख। Yes, sir. इसमें से माइनस करूंगा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बताओ 62,500 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है या सिर्फ एक साल की है? ये जो 62,500 है ये अक्यूमुलेटेड है या सिर्फ 2025 की है? 2025 की है। और जो ये 240 पड़ी है ये कहां से कहां तक की है? ये 25 से पहले की अक्यूमुलेटेड है। 25 से पहले की अक्यूमुलेटेड। देखो ना आपके पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी है 1125। इसका मतलब है कि पिछले 2025 से पहले मतलब 23, 22, 24 पिछले साल उनकी जो डेप्रिसिएशन है प्लस होके आई हुई है वो कितनी है? 2,40,000। और इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी है? 62,500। तो फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो अगर आप 62,500 माइनस करोगे तो ये अक्यूमुलेटेड नहीं है, ये तो इस साल की है। तो उसमें पिछला 240 भी ऐड करें तो कितना हो गया? 302,500। तो ये है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बुक वैल्यू आ जाएगी। तो 8 लाख में से 302,500 माइनस कर दें 497,500। अब अगर मुझे चाहिए बुक वैल्यू एट दिसंबर 26, अब जरा इसको सामने रखकर फाइंड करके बताएं। सब लोग गलत तो होना ही होना है, गलती से डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट के साथ जाना है कि जब सही वाला कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। हाँ जी, मुझे चाहिए दिसंबर 2026 में बुक वैल्यू। हाँ कर लो जो। हाँ ईशा कितना आ रहा है? 4 लाख 834500। आपका कितना आ रहा है? 952000। देखिए ना ये कॉन्फिडेंस होता है। जवाब आने दो। ये देखें 75700। 9 बुक वैल्यू बता दी है 4,02,000। हाँ क्या तकरीबन एग्जैक्ट बताओ? 757,000। हाँ 95,200। चले जी ओके हो गया। अब आओ जरा चेक करते हैं, 95200 चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखनी है कॉस्ट दिसंबर 26 8 जमा 3 जमा 2 50। टोटल जो हमारे पास कॉस्ट बन गई है वो बन गई है 13,50,000। इसमें कोई इशू आया हो?
हमने कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करनी है। तो 8 लाख ब्रॉड था, 3 लाख का एक एसेट खरीदा, 250 का एक खरीदा, तो टोटल दिसंबर 26 में हमारे पास कॉस्ट जो पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट पड़े हैं वो 1350 है, माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये जो आपके पास ये जो 302500 है, ये है आज से पहले तक अक्यूमुलेटेड, और इसमें ये साल की डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। आगे जाकर लेजर से आसान होता है, बट असल पता तो होना चाहिए ना, लेजर तो रटा है। ये जो 302500 है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये कब तक की है? दिसंबर 25 तक, और अब मुझे दिसंबर 26 तक चाहिए, तो इस साल की डेप्रिसिएशन भी इसके अंदर ऐड कर दूंगा, तो दिसंबर 26 तक आ जाएगी। तो करो जरा प्लस कितना, 39। अब इन दोनों को आपस में माइनस कर दो तो 952। अब जरा जो अपने अपने आंसर देखो, जो 7 लाख कह रहा था, कोई 4 लाख 2000 कह रहा था जी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है सारी डेप्रिसिएशन को इकट्ठा करना। हमारे पास सवाल शुरू करने से पहले डेप्रिसिएशन थी 2,40,000, ऐसा ही है। 2025 की डेप्रिसिएशन आई हमारी 62500, पिछली डेप्रिसिएशन में ऐड किया तो बन गई 302,500। ये एक्यूमुलेटेड आई दिसंबर 25 तक। अब मुझे कब चाहिए थी? दिसंबर 26। मजीद जो इस साल की डेप्रिसिएशन उसमें ऐड कर दी। हाँ जी, देखिए परेशानी में या शर्माने में टाइम नहीं जाया करना, सवाल पूछा करें, मजा आएगा फिर आप, और कभी गलती भी नहीं होगी। डन अदनान? ओके है, आगे बढ़े फिर। चले, अगला क्वेश्चन लिखे। brought down of machine at 1/7/2024 rupees 800,000. Accumulated depreciation at this date rupees 280,000. New machine purchased at 1/10/2025 rupees 300,000. एक और मशीन खरीदी है at 1/4/2026 rupees 400,000. Rate of depreciation 15% straight line method. Year end 30th June each year. Find depreciation and book value (30th June 25 and 30th June 26). हाँ जी, ये क्वेश्चन करके दिखाएं। डेप्रिसिएशन बतानी है और बुक वैल्यू बतानी है, मतलब कह रहे करो जरा ट्राई। रेट और ईयर एंड भी मैंने चेंज कर दिया, जो हम नॉर्मल रेट लेते हैं जेनेरिक टाइप का वो छोड़ दिया।
हो गया? कितना आ रहा है 2025 का? कितना आ रहा है? डेप्रिसिएशन भी बता दें और बुक वैल्यू भी। 2024 में भाई जून 25 और जून 26। अच्छा, आप 24 की कैसे फाइंड करोगे? 25 की है वो ऊपर सर 24 लिखा हुआ है। 24 लिखा हुआ है किधर? 25 में आएगा। तो मेरा ये साल का स्टार्ट है, तो ये एंड कहां पर होगा? जून 25 में। तो साल तो ईयर एंड वाला माना जाता है। 2025 है। अच्छा, 24 की भी किया आपने? 25 की किया। हाँ, तो 24 की तो हो ही नहीं सकती इसमें। 24 का साल कब खत्म हुआ होगा? जून 24 में। तो ये तो स्टार्ट ही 25 हो गया। 1724 खत्म होगा जून 25 में। अच्छा, बताएं जरा मुझे, डेप्रिसिएशन 2025 की डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है? 130,000 120,000। और उसकी बुक वैल्यू 4। और 2026 की 168,000 और 75। अच्छा, 168,750।
और बुक वैल्यू कितनी आ रही है 93125। पहले तो ये चेक करें कि अगर इससे मैच कर जाता है तो फिर हम सवाल हल करते, हो सकता है ये गलत भी हो, ये नहीं कि आप ये जवाब निकालने की कोशिश शुरू कर देना, आप अपना ही जवाब निकाले, हो सकता है वो ठीक हो। हाँ जी, ये जवाब अगर कितने लोगों का यही जवाब है, दोनों जवाब आ गए दोनों सालों के, जल्दी करें ना, दूसरे साल पर टाइम। दूसरे साल का फाइंड करो जल्दी। चलिए थोड़ा इधर करना सवाल है। क्या हुआ, करवाना है? अच्छा ये सवाल तो हो गया है, जाए फिर उनको कहे कि सबसे एंड पे आपको लिया करे। तो अभी तो 4 बजे नहीं, उन्हें कहे कि 4 बजे से पहले ना आया करो। थोड़ा सा प्रेशर डाल के रखा करो। जाना की तरफ था, ये तो पैदल भी चला जाता। हो गया, सॉरी हो सकता है ये गलत हो, आप अपने फाइंड करें। अच्छा देखते हैं आंसर, देखते हैं। अच्छा देखिए हमारे पास 1724 दैट इज द डेट ऑफ ब्रॉड ऑन। हमारे पास कितना ब्रॉड ऑन है 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 15%, 1 लाख। अब हमने देखा कि इस साल कोई भी एसेट नहीं खरीदा क्योंकि हमारा ईयर एंड है 30 जून 25। अब इस पूरे 12 महीनों के अंदर हमने कोई भी एसेट नहीं खरीदा। ये बात ओके हुई, ये हमारा पहला साल कंप्लीट हो गया। और अगर आप बुक वैल्यू इधर ही फाइंड करना चाहते हो तो 8 लाख में से माइनस कर देते हैं, ये एक 20 माइनस करेंगे या क्यूमुलेटेड एप्शन माइनस, तो क्यूमुलेट करो, उसमें 280 पहले भी पड़ी हुई है, 280 प्लस 120 4 लाख, वो भी 4 लाख। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अगले साल। अगले साल जब जाएं तो 1725 अगले साल का स्टार्ट है। ब्रॉड ऑन को डेप्रिशिएट करेंगे तो अब 8 लाख ही ब्रॉड ऑन है, मल्टीप्लाइड बाय 15% इज इक्वल टू 120,000। और 2 एडिशन भी हैं और वो दोनों 2026 तक के हैं। एक है 11025 एडिशन कितने का 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 9/12, क्योंकि हमारा ईयर एंड है जून। ये जून हो सकता है, सितंबर हो सकता है, मार्च हो सकता है, ईयर एंड कोई भी हो सकता है। 3375। फिर एक और एडिशन है 1426 को, वो भी इसी साल के अंदर है क्योंकि हमारा साल एंड हो रहा है जून 26। तो जून 26 तक जितने एसेट खरीदेंगे वो आएंगे कितना 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 3/12 16875। और अगर हम इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो कॉस्ट में क्या आएगा 8 लाख जमा 3 लाख जमा 4 लाख कितना आगे 15 लाख कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4 लाख पहले की पड़ी हुई है 168,750 इस साल की डेप्रिसिएशन आ गई तो 56875 कितना आ गया 931
अब पहले तो ये बताएं कि अगर नहीं समझ लगी तो बहुत सारे जुगाड़ है, बड़े तरीके हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझे कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये डेप्रिसिएशन लेना आ गया है तो कल इंशाल्लाह डिस्पोजल पढ़ेंगे। अब इसके कुछ क्वेश्चन आपकी वो पुरानी असाइनमेंट के अंदर भी हो गए, वो वहीं से कर लेते हैं। असाइनमेंट है अगर किसी के पास। ईयर एंड के बारे में देखें, ईयर एंड कोई भी हो सकता है। ये देखिए आपका ये कहां से शतार शुरू हो रहा है, 17, और ये एसेट कब खरीदा था, आपका ईयर एंड कब है, जून 26। 1/10/25 3 महीने 2025 वाले और 6 महीने 2026 वाले, जून तक जाना है ना आपने। तो 1/10 से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जून तक 6 महीने, क्योंकि आपको ये तो हमें पता है ना, जो ईयर एंड होता है उसका जो साल का अगला दिन होता है पिछले साल वाला ब्रॉड ऑन होता है। तो ये वही बात है कि जून 26 का यही ब्रॉड ऑन होगा। और बताएं, अपनी अपनी क्यूरीज और परेशानी क्लियर करें। ओके है, चलें फिर आप लोगों ने क्वेश्चन करके आने हैं, वो मैं आपको असाइनमेंट एक शेयर स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, ग्रुप बना हुआ है मेरा है आप ऐड हो जाओ ना उसी के अंदर, उसी को चेंज भी मुझे लगता है कर दिया है, तो आप ऐड कर दो ना जो नहीं है।